मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले सकते हैं शपथ। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ग्रहण कर सकते हैं। राज्यसभा के लिए नितिन नवीन भी शपथ ग्रहण करेंगे। 10 अप्रैल का समय बताया जा रहा है। राज्यसभा के अन्य निर्वाचित सदस्य भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 5 निर्वाचित सदस्य जो कि 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण कर सकते हैं। राज्यसभा में शपथ ग्रहण का समारोह होगा। राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। शिवेश राम ने ये संकेत दिए हैं। उन्होंने ये जानकारी दी है कि उनको फोन आया था, राज्यसभा के रिटर्निंग ऑफिसर का फोन कॉल आया था जिस पर यह जानकारी दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ये कॉल शिवेश राम को आ चुका है और ऐसे में माना जा रहा है कि उसी दिन सभी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। मुझे पिछले शनिवार को दिल्ली लियाजिंग अफसर ने मुझे फ़ोन किया था कि 10 तारीख को आपको सदन में ओथ लेना है। तो मुझे ये जानकारी है कि 10 अप्रैल को मुझे शपथ लेना है। तो क्या वो शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ आप रहेंगे कि बाकी जो अन्य जो बिहार से जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं वो भी शपथ लेंगे उस दिन? अब मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि 10 तारीख शायद तय हुआ बिहार का, तो सभी लोग लेंगे। तो माना जाए कि 10 तारीख को आपके साथ नितिन नवीन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा सहित सभी लोग उस दिन शपथ लेंगे? जी, मुझे तो लगता है ऐसा ही है क्योंकि मेरे लियाजिंग अफसर से जो बात हुई उन्होंने कहा कि 10 तारीख को बिहार के लोगों का शपथ ग्रहण। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च को एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे और इसके बाद वो राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति की शुरुआत कर देंगे। लेकिन जब तक वो बिहार के सीएम हैं, लगातार विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं, विकास कार्यों को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। समृद्धि यात्रा के समापन के बाद वो रुके नहीं हैं, घूम घूम कर एक एक निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते हुए देखे गए। आज भी मुख्यमंत्री काफी एक्टिव मोड में रहे। सीएम ने पटना में बन रहे गौरव पार्क का निरीक्षण किया। इसके बाद वो पटना हाट पहुंचे, वहां भी निर्माण कार्य का जायजा लिया। सभ्यता द्वार पहुंचकर भी उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और बारीकी से वो विकास कार्यों को लेकर समीक्षा करते हुए देखे गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह की ये तस्वीर जब गौरव पार्क पहुंचे थे सीएम। अब माना जा रहा है कि 30 तारीख को वो इस्तीफा देंगे, 10 तारीख को राज्यसभा के लिए शपथ ग्रहण कर लेंगे। लेकिन उसके बीच का जो समय है वो देखिए किस तरीके से लोगों के बीच वो पहुंच रहे हैं, विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं, समृद्धि यात्रा का समापन, लेकिन अभी भी एक्टिव मोड में सीएम नीतीश कुमार। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर अब आपके सामने रख रहे हैं। नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। एक अड़े मार्ग स्थित आवास पर यह मुलाकात हुई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी वहां पर मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच औपचारिक बातचीत हुई है, शिष्टाचार मुलाकात। नागालैंड के राज्यपाल हैं नंद किशोर और देखिए वो सीएम आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। एक अड़े मार्ग पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी इस मुलाकात के दौरान वहां पर थे। दोनों ही नेताओं के बीच औपचारिक बातचीत हुई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, नंद किशोर यादव सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त की तस्वीरें। नागालैंड के राज्यपाल का पदभार वो संभाल चुके हैं और क्योंकि सीएम नीतीश कुमार भी राज्यसभा जाने वाले हैं, 10 तारीख को माना जा रहा है शपथ ग्रहण कर लेंगे। उससे पहले मुलाकात की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक अड़े मार्ग सीएम आवास की तस्वीरें। दोनों नेताओं के बीच में औपचारिक बातचीत हुई है, शिष्टाचार मुलाकात। और इस मुलाकात के दौरान जाहिर तौर पर अब जेडीयू में किस तरीके का परिवर्तन होगा, आगे बिहार की तस्वीर क्या बनेगी, उस पर भी चर्चा हुई होगी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर अब आपके सामने रख रहे हैं। अनंत सिंह ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की है। पटना आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं ने चर्चा की है और तस्वीरें भी सामने आई है जो आपके सामने रखेंगे। पटना आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे अनंत सिंह। जेल से बाहर आने के बाद देखिए वो भी काफी एक्टिव दिख रहे हैं और अनंत सिंह ललन सिंह से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं। मोकामा के विधायक अनंत सिंह जो कि दुलार चंद यादव हत्याकांड में बेल पर बाहर आए हैं और उनके बाहर आने के बाद से एक्टिव मोड में वो दिख रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब ललन सिंह के आवास पर वो मिले थे। अनंत सिंह ने ललन सिंह से मुलाकात की है। कई अहम मुद्दों पर दोनों ही नेताओं के बीच में चर्चा हुई है।
और एक और बड़ी खबर आपके सामने अब रख रहे हैं। ये बड़ी खबर पटना एयरपोर्ट को लेकर है। एयरपोर्ट के लिए समर शेड्यूल जारी हो चुका है और 29 मार्च से लेकर 24 अक्टूबर के लिए ये शेड्यूल जारी किया गया है। कुल 44 जोड़ी विमान का यहां से परिचालन किया जाएगा, ये जानकारी है। और 4 साल के बाद देखिए फिर से रात्रि में सेवा की शुरुआत की जा रही है, जिससे कि यात्रियों को काफी सुविधा होगी। पटना पुणे के बीच रात में फ्लाइट आपको यहां से मिल जाएगी और पहली बार नवी मुंबई के लिए भी यहां से फ्लाइट की शुरुआत की जा रही है, जो कि एक बेहतर कदम यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एयरपोर्ट के लिए समर शेड्यूल जारी हुआ है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 44 जोड़ी विमानों का यहां से परिचालन होगा। 29 मार्च से लेकर 24 अक्टूबर के बीच के लिए ये शेड्यूल है, जिसमें 44 जोड़ी विमानों का परिचालन। इसके साथ साथ 4 साल के बाद एक बार फिर से रात्रि सेवा बहाल की गई है, यानी कि आपको यहां से रात में भी फ्लाइट मिल जाएगी। पटना पुणे के बीच रात में आप फ्लाइट ले सकते हैं यहां से, और पहली बार नवी मुंबई के लिए भी आपको पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट मिल जाएगी। पटना एयरपोर्ट से समर सीजन में उड़ने वाली तमाम जो फ्लाइट्स होंगी उसे लेकर के समर शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। और इस समर शेड्यूल में कुल 44 जोड़ी जो फ्लाइट्स है वो पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगी। और सबसे खास बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा 13 जोड़ी उड़ानें जो हैं वो दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली हैं। और ये जो नया समर शेड्यूल जारी किया गया है उसमें सबसे खास बात यह है कि कई बड़े तोहफे हैं, जिसमें नवी मुंबई के लिए पहली बार जो है वो एक उड़ान जो है वो भरने वाले हैं। और लेट नाइट जो है वो पुणे के लिए उड़ान भरेगी। और आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए पटना एयरपोर्ट जो बना है यहाँ पे उड़ानों की संख्या जो है वो ज़्यादा की गई है। और खास करके नवी मुंबई जो नया एयरपोर्ट बना है वहाँ पे पटना से सीधी उड़ानें जो हैं वो होंगी। और ख़ास बात यह है कि लेट नाइट जो है वो भी उड़ानें जो हैं वो शुरू की गई है। पटना से पुणे के लिए अगर कहें कि रात के 2 बजे फ्लाइट्स पहुँचेंगी और सिर्फ 55 मिनट के यहाँ पे ठहराव के बाद रात के 2:55 पर पुणे के लिए जो फ्लाइट्स है वो उड़ सकेंगी। और तमाम जो एयरपोर्ट पे अगर आपको कहें कि नया जो फ्लाइट्स जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके अनुसार हैदराबाद और पटना के बीच में जो है वो 4 जोड़ी फ्लाइट्स हैं वो है। और नवी मुंबई के लिए जो बात कही जा रही है कि वो है पटना से दोपहर 2:50 पर नवी मुंबई के लिए ये रवाना होगी। और नवी मुंबई से जो है वो पटना के लिए सेवा जो है वो शुरू की गई है। और आपको सबसे खास बात है कि तमाम जो उड़ानें हैं सुबह 7:35 से 11:25 रात तक उड़ानों की जो आवाजाही है वो होगी। तो ये एक नया जो समर शेड्यूल जारी हुआ है कि इस पूरे समर सीजन में जो 44 जोड़ी जो फ्लाइट्स उड़ेंगी उसमें नवी मुंबई के लिए सीधी उड़ानें, पुणे के लिए जो है वो सीधी उड़ानें मिलेगी। लेट नाइट उड़ान जो है वो उसका परिचालन जो है वो शुरू हुआ है। तब पटना वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा है, जहां पे मुंबई से लेकर के तमाम जगहों के लिए नई फ्लाइट्सें उड़ रही हैं और फ्लाइट्सों की जो संख्या है वो भी बढ़ाई गई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात भारतीय रेलवे की होगी। देखिए, भारतीय रेलवे यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा का दावा करती है, लेकिन रक्सौल स्टेशन से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो पोल खोलने के लिए काफी है। भारत नेपाल के सीमावर्ती स्टेशन में शुमार रक्सौल जंक्शन को ए ग्रेड प्राप्त है, लेकिन यहां से यात्रा करना जोखिम भरा है। प्लेटफॉर्म से लेकर वेटिंग एरिया तक आवारा कुत्ते और पशुओं का कब्जा दिखता है। टिकट काउंटर से लेकर मुख्य प्रवेश द्वार तक सभी जगहों पर कुत्तों का झुंड घूमता है, मानो रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि कोई ये तबेला हो, जिससे कि सिर्फ यात्री ही नहीं कर्मचारी भी खतरा महसूस करते हैं। रेलवे प्रशासन की लापरवाही और नजरअंदाज ने यात्रियों को रोज मुसीबत से गुजरने के लिए मजबूर कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्लेटफॉर्म की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। खाली नहीं है, यहाँ पे कुत्तों का साम्राज्य छाया हुआ है। आप बुकिंग के पास जाइए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आइए, कुत्ता और सांड हमेशा मौजूद रहते हैं, जिससे आम यात्रियों को खतरा बना रहता है। ये कभी भी घायल हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं। लेकिन रेलवे का इस पर क्या ध्यान है? रेलवे इस पर कभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि इनके पास पर्याप्त रूप से बल है। आरपीएफ है, जीआरपी है, ये चाहे तो हटा सकता है, लेकिन हटाते नहीं है, इसको पाल कर रखे हैं ये लोग। यह एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। इस तरह की घटना मेरे साथ भी गुजर चुकी है। मैंने कंप्लेन किया था डीआरएम सर के पास, तो कुछ दिन तक एकदम शांति आ गई थी, शांति व्यवस्था थी, आवारा पशु वहाँ नहीं गुजरते थे। मगर आज पता चला है कि आज
जब सत्याग्रह की पहुंची है यहाँ पर, उस समय आवारा पशु भी थे, गाय भी थे, सांड भी थे और कुत्ते भी काफी घूम रहे थे। और वही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में एक बार फिर से पर्यटकों को बाघ का दीदार हुआ है। बाघ देखते ही पर्यटकों में उत्साह का माहौल बन गया। बताया गया कि वाल्मीकि नगर के हाथीशाला और त्रिवेणी संगम के पास घूमने आए पर्यटकों ने झाड़ियों में आराम कर रहे बाघ को देखा है और इस खूबसूरत नजारे को अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड किया है। और ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बाघ आराम कर रहा था। और जब किसी भी पर्यटक को इस तरीके के नज़ारे का दीदार हो जाए तो वो मानते हैं कि सफारी करना उनका सफल रहा। इन तस्वीरों को कैमरे में भी कैद किया गया है। मेरा बन गया। और अगली खबर मधेपुरा से अब आपके सामने रख रहे हैं। सुखासन वार्ड नंबर 1 में ट्रांसफार्मर जलने की वजह से कई दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे कि लोगों में भारी नाराजगी है। शिकायत के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है और नाराज ग्रामीणों ने पंचमुखी चौक को जाम कर दिया, जिससे कि आवागमन बाधित रहा। रामनवमी पर भी बिजली गुल थी और इससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लोगों को समझाकर वहां से हटाया गया है। इलाके में बिजली जल्द नहीं आने पर अब आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। ट्रांसफार्मर 1 नंबर सुखासन 1 नंबर वार्ड का खराब था, ठीक है। अच्छा। 5 दिन से सर जेई साहब को 20 फोन लगा के सब परेशान था सर। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं, झूठ मूठ का रोज का वही, मतलब आज लगा देंगे 1 बजे तक लग जाएगा, शाम तक लग जाएगा, सुबह तक लग जाएगा, करते करते 5 दिन हो गया सर। और लोग सारा जितना भी कंज्यूमर है सब परेशान था सर इससे, उसी से उग्र होकर सर एग्जाम कर दिया सर। और चलिए बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। और नालंदा से बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे, जहां बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है और अपराधियों ने 5 राउंड फायरिंग की है, किसी को गोली नहीं लगी है। थरथरी थाना क्षेत्र में कैफे पर फायरिंग की गई, 4 बदमाशों पर फायरिंग का आरोप लगा है। फिलहाल फायरिंग की वजह का पता नहीं चल सका है, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। साइबर कैफे पर फायरिंग की गई, थरथरी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। 4 बदमाशों ने फायरिंग की है। फिलहाल फायरिंग की वजह तलाश रही है पुलिस कि आखिर किस वजह से ये फायरिंग की गई है। लेकिन जो साइबर कैफे के मालिक हैं उनका कहना है कि पहले का एक विवाद था और हो सकता है कि उसी विवाद में ये फायरिंग की गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन घटना की ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5-6 दिन पहले भारत गैस के पास कुछ मतलब झगड़ा कुछ लोग कर रहे थे, तो हम अपना दुकान पर थे, वहाँ पर देखने के लिए गए थे बस। वहाँ पर कुछ हम किए नहीं, कैमरा भी वहाँ तलाश कर सकते हैं। और आज कुछ लोग आए, बंदूक और लाठी ले रहे थे, 1 मिनट में मार के पूरा सामान तहस नहस करके हाथ उठ पर सब चल गया। कितना संख्या में था? करीब 10 लोग होंगे। कैमरा में भी चेक कर सकते हैं, बिहार ग्रामीण में कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, क्या बोला आया तो? आया बस कुछ नहीं बोला कि भी था, बस एक लड़का बोला हाँ, उतने में बस पूरा बंदूक गोली मार दो या कर दो, मार उठ के चल गया पूरा तहस। और दहेज लेना या देना दोनों कानूनन अपराध है, लेकिन बावजूद आए दिन ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं जहां महिलाओं की दहेज के लालच में हत्या कर दी जाती है। बड़ी खबर भागलपुर से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर ई-रिक्शा न मिलने पर हत्या कर दी गई। नौगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र से भी कुछ ऐसा मामला दिखा, जहां पर दियारा में दहेज के लिए रूबी देवी की हत्या उसके पति मुकेश और परिजनों की ओर से मारपीट करने के बाद गला दबाकर मौत के घाट से उतारा गया है। घटना के बाद शव को छुपाने की कोशिश भी हुई, लेकिन पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, शव को बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ने उसको शादी किया, बार बार हरदम झगड़ा करते रहे, के बार मारी को परेशान कर दिया, एकदम ठोठा दबी के मार दिया। तिकरे बाद ये नहीं समझा गया, और दोबारा ही समझा गए लो सीधे जाने में 10 दिन हुआ है। काल परसों गेले अइले छले हमरा घर पर लेरो अइले हमरा के मारल के हमरो जमा यार ओकरा भाई और एक निबियानो छे। लड़का जो था दारू शराब पीता था, इसके वजह से इसका संगत जो है गलत आदमियों से था,
उसी के वजह से ही हत्या हुई। शादी में क्या क्या मांग था? मांग था उसका, पहले तो कोई मांग नहीं था, आदर्श ब्याह हुआ था कुछ दो दे लेकर के। उसके बाद में ये करस करने लगा। ये गरीब परिवार है, इसको कहने लगा कि टोटो चला के दीजिए, मतलब खरीद के। ये लोग कहाँ से ला के देता। और अगली खबर गया जी से, जहां एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग और सीआईएसएफ की संयुक्त कार्रवाई दिखी। विदेशी गांजा की तस्करी के मामले में एक यात्री को गिरफ्तार किया गया। जांच में अधिकारियों ने यूपी के गोरखपुर के विशाल ओझा को करीब 5 किलो विदेशी गांजे के साथ गिरफ्तार किया। वो थाईलैंड के डॉन मुआंग एयरपोर्ट से थाई एयर एशिया की फ्लाइट से गयाजी एयरपोर्ट पहुंचा था और अब यहां से गोरखपुर जाने की तैयारी में था। बरामद विदेशी गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक बड़ी गिरफ्तारी की गई है और इसके साथ ही इसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। और चलिए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कर चुके हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व चिंतित है। पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध हो रहा है। युद्ध की वजह से कई देशों में खाने पीने का सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद जैसी कई जरूरी चीजों का संकट है। हर देश इस संकट का सामना करने की कोशिश में है और हमारा भारत भी पूरी शक्ति से इसका मुकाबला कर रहा है। देशवासियों की ताकत के भरोसे हम हैं। भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से ही मंगाता है और इसीलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे कि सामान्य परिवारों और हमारे किसान भाई बहनों पर बोझ ना पड़े। संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है और हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। देशवासियों की ताकत के भरोसे कर रहा है। भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। और अब आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर रख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई बैठक। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं राजनाथ सिंह और पश्चिम एशिया संकट को लेकर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही है और साथ ही साथ भारत की प्लानिंग क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ना है संकट के समय में, इसको लेकर चर्चा। इससे पहले देखिए, लोकसभा राज्यसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित कर चुके हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक उनकी हो चुकी है और ये बार बार कहा जा रहा है कि संकट की स्थिति में देशवासियों के भरोसे सरकार आगे बढ़ रही है। पश्चिम एशिया संकट पर इस वक्त चर्चा हो रही है। जो जानकारी मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई है। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक इस वक्त हो रही है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का असर अब स्थानीय बाजारों तक पहुंच चुका है। मुंगेर में इन दिनों कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हैं कि कई छोटे बड़े होटल, ढाबे और दुकानें बंद होने की कगार पर हैं। मजबूरी में दुकानदार अब पुराने विकल्प कोयला और लकड़ी की ओर लौटने को भी मजबूर हैं। अगर जल्दी गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं होती है तो इसका सीधा असर स्थानीय बाजार और रोजगार पर दिखेगा। अभी इधर कुछ दिनों से आपूर्ति जो है वो सामान्य दिनों में जो आपूर्ति हमको मिल रही थी उससे जो है अभी तक, आज तारीख है 28, तो अभी तक में तकरीबन 10,000 सिलेंडर जो है हमको कम मिला है। कमर्शियल गैस बोला कि नहीं, अभी अलाउ नहीं है, तो हम लोग का सर कैसे काम चलेगा ये बताइए। हम लोग का पेट कैसे चलेगा जब आप लोग कमर्शियल गैस नहीं दीजिएगा? तो
तो हम लोग का दुकान कैसे चलेगा। और वहीं मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध के बीच रामगढ़ में घरेलू गैस की मारामारी देखने को मिली है। हालांकि गैस एजेंसी की तरफ से पर्याप्त स्टॉक की बात हो रही है, लेकिन वितरण में देरी की वजह से लोगों का सब्र का बांध टूटा है। कई जगहों पर गैस सिलेंडर को लेकर लोग आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। और रामगढ़ के भुरकुंडा में गैस उपभोक्ताओं ने सिलेंडर देर से मिलने से कुछ देर के लिए भुरकुंडा सियाल मुख्य मार्गों को भी जाम कर दिया। और उपभोक्ताओं ने बताया कि मोबाइल के माध्यम से उन्होंने गैस की बुकिंग की थी, लेकिन गैस एजेंसी की ओर से डिलीवरी में देरी हो रही है। कई बार उन्हें सिलेंडर के लिए घुमाया जाता है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ी हुई है और अब वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो चुके हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस के समझाने के बाद इस जाम को खत्म करा लिया गया है। और वहीं पश्चिम एशिया में जारी जंग का आज 29वां दिन है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे युद्ध और विकराल होते जा रहा है। जहां ईरान के युद्ध विराम से इनकार के बाद ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया और खबर है कि ईरान पर ट्रंप अब निर्णायक और अंतिम प्रहार करने की प्लानिंग में है। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान भी अलर्ट मोड में है। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी के बीच ईरान खार्ग द्वीप पर सुरक्षा और कड़ी कर चुका है। मध्यस्थ बनाने का ख्वाब देखकर पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए वार्ता से साफ इनकार भी किया गया है। दूसरी तरफ देखिए, इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। अलग अलग ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब खबरें आपको खेल से जुड़ी हुई दिखाते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल के बीच बड़ा झटका लगा है। टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी एमएस धोनी चोट की वजह से 2 हफ्तों के लिए आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। और आपको बता दें कि मांसपेशी में खिंचाव आ गया है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वो 2 हफ्ते तक नहीं खेलेंगे, जिसकी वजह से वो सीजन के पहले 2 हफ्ते तक नहीं खेल पाएंगे। फ्रेंचाइजी ने शनिवार को इस बात की पुष्टि भी की। धोनी की गैर मौजूदगी में सीएसके विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भारत के ओपनर संजू सैमसन को सौंप सकती है। और देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का आगाज कुछ ही देर में होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा। ये मुकाबला बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पिछले सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की खिताबी जीत के बाद विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ में 11 लोगों की जान गई थी, जिसके चलते फ्रेंचाइजी ने लोगों के सम्मान में स्टेडियम में 11 सीटें छोड़ने का फैसला भी लिया है। और ऐसे में ये बेंगलुरु और उसके फैंस के लिए एक भावुक पल होगा।